गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सिविक्स का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, संघवाद। तुम्हें याद होगा पिछली बार हमने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था सत्ता की साझेदारी पढ़ा था, और उसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका के दो उदाहरणों से देखा था कि सत्ता का बंटवारा क्यों ज़रूरी है और सत्ता का बंटवारा या सत्ता की साझेदारी क्या होती है। आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड ही आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है संघवाद, और इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता नहीं। संघवाद में ये होता है, जैसे अपना देश है, एक ही देश में अलग अलग इलाकों का एक साथ आना, जैसे केंद्र में सरकार और राज्य सरकार, यानी अलग अलग राज्य लेकिन सबका एक साथ आना, ये कहलाता है संघवाद। तो पहले हम देखेंगे कि संघवाद क्या है। हम फिर से श्रीलंका और बेल्जियम का ही उदाहरण देखेंगे कि कैसे बेल्जियम में निपटारा किया गया और कैसे श्रीलंका में किया गया। तो बेल्जियम का हमको मालूम है कि सत्ता का बंटवारा हुआ, वहाँ पर अपनी शक्तियों का बंटवारा उन्होंने किया। हर किसी को उन्होंने अहमियत दी, हर भाषा हर जाति को उन्होंने अहमियत दी, जो भी भाषा बोलने वाले लोग थे, फ्रेंच डच हमको याद है। और कैसे उन्होंने संविधान जब बनाया या संसद जब बनाई तो सारी ही भाषा को बोलने वालों को अहमियत दी, इम्पोर्टेंस दी और सत्ता का बंटवारा किया। लेकिन श्रीलंका में उल्टा हुआ। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्म यानी एक ही भाषा का या एक ही धर्म का या एक ही जाति का जहाँ दबदबा होता है वो कहलाता है एकात्मक शासन व्यवस्था। इसमें हम राजा का शासन भी कह सकते हैं। इसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं। हालांकि कहने को लोकतंत्र है, लेकिन सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं। वो बंटवारा करती है राज्य सरकारों में अधिकारों का, ये है। तो श्रीलंका में अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। क्योंकि श्रीलंका के जो तमिल नेता थे वो चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम की जाए। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता, यानी दो वर्ड है बेटा, एक संघीय और एक संघवाद। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता यानी जो सारी ऊंची जो हाईएस्ट कॉलिंग जो है, सर्वोच्च सत्ता जो है केंद्रीय सरकार या प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच में बट जाती है। यानी केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती है। अभी हम संघवाद नहीं देख रहे, अभी हम संघीय व्यवस्था देख रहे हैं। यहाँ पर आमतौर पर दो तरीके की सरकारें होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जैसे केंद्र में, और जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, यानी जितने भी नेशनल लेवल के जो टॉपिक्स है, विषय है, वो केंद्र सरकार के पास होते हैं संघीय व्यवस्था में। और उसके बाद तो पहला हो गया केंद्र सरकार के पास होती है ताकतें, और दूसरा फिर राज्य या प्रांतों की स्तर की सरकारें होती हैं। तो दो ही तरीके की सरकार होती है यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था में। अभी हम संघवाद नहीं देख रहे, संघीय शासन एकात्मक शासन व्यवस्था देखी जिसमें एक ही सरकार होती है, और हमने देखा श्रीलंका है। फिर हम देख रहे हैं संघीय शासन व्यवस्था जिसमें दो ही तरीके की सरकार होती है, जिसमें एक केंद्र में सरकार होती है और एक राज्यों में सरकार होती है। राज्य सरकारें जो होती हैं शासन व्यवस्था के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं, यानी रोज के राज्यों के कार्यों को कामकाजों को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। यानी संघीय व्यवस्था में दो ही तरीके की सरकार है, एक तो केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। दोनों ही सरकारें स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही सरकार होती है, सिर्फ केंद्र में, वही सब पर राज करती है। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में दो तरीके की सरकार होती है, केंद्र और एक राज्य। तो इसका मतलब बिल्कुल उलट है एकात्मक से। इसमें केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है संघीय शासन व्यवस्था में, पर संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, अपने अधिकार होते हैं, और इसके लिए वो केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के अपने अधिकार हैं, केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं। ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका में है कि केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं, वो सिर्फ नेशनल लेवल के टॉपिक्स को देखती है, और राज्य सरकारों के अपने अधिकार हैं और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि वो केंद्र सरकार को कुछ जवाब दे। वो अपने राज्य को खुद देखते हैं, अपने उनके कायदे कानून होते हैं, अपना उनका संविधान होता है। कहने को एक है, तभी तो अमेरिका को कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना,
संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी सारे राज्य मिले हुए हैं, लेकिन हर राज्य का अपना अधिकार है। वहाँ पे केंद्र में एक सरकार है और हर राज्य की अपनी अपनी सरकार है जो अपने ही कायदे कानून के मुताबिक चलती। तो यहाँ पर दोनों ही सरकारें एक दूसरे के प्रति जवाबदेह नहीं होती। तो संघीय, अब हम देखेंगे संघीय शासन व्यवस्था की कुछ खासियतें, कुछ विशेषताएं। पहला है, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी कर, टैक्स वसूलना तो हर राज्य का अपना अधिकार है, भाई वो कितना भी टैक्स वसूल करे, केंद्र सरकार बीच में नहीं बोल सकती है, अपना अधिकार क्षेत्र है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। यानी हर सरकार के जो भी अधिकार है वो संविधान में लिखे होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। यानी संविधान में अगर कुछ बदलाव करना तो कोई एक सरकार नहीं कर सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकते हैं, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जब दोनों राजी होंगे तभी संविधान में बदलाव किया जा सकता है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। कभी ऐसा हो जाए कि दोनों सरकारों में ठन जाए, राज्य सरकार कहे नहीं मैं सही हूँ, केंद्र सरकार कहे मैं सही, तो ऐसे में न्यायालय जो फैसला करेगा वही मान्य होगा। वित्तीय स्वायत्तता यानी फाइनेंशियल कंडीशन जो है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। यानी कोई टोल टैक्स लेगा, कोई रोड टैक्स लेगा, तो ये हर सरकार का अपना कायदा कानून है कि वो कैसे भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़ाती है, सुधारती है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, और इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और उनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। यानी केंद्र सरकार का राज्य सरकार पर, राज्य सरकार का केंद्र सरकार पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हालांकि यहाँ पे दोनों सरकारें अलग अलग हैं, सबके अपने अधिकार क्षेत्र, राज्य सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र, केंद्र सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र है, तो दोनों को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति, यानी आपस की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका है 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना, यानी 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों को एक साथ ले आए और उनको, जैसे अब संयुक्त राज्य अमेरिका है तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक साथ है ना, तो 2 राष्ट्रों को एक साथ गठित करना। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। हम नक्शे में भी देखते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग है लेकिन वैसे एक है। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ऐसे में राज्य सरकार अलग ताकतवर है और केंद्र सरकार अलग ताकतवर है, क्योंकि दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं। दूसरा तरीका बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करना। 2 तरीके, एक तो हमने देखा जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र सरकार के अपने अधिकार है, राज्य सरकार के अपने अधिकार हैं। 2 राष्ट्रों को या 2 से अधिक राष्ट्रों को एक साथ मिलाकर इकट्ठा करना, गठित करना, वो संघीय व्यवस्था का पहला उदाहरण है। संघीय व्यवस्था का दूसरा उदाहरण क्या है कि बड़े देश द्वारा, यानी कोई भी एक देश, जैसे हमारा देश है, भारत देश जैसा है, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को, यानी अपनी अंदरूनी विविधता को, यहाँ पे विभिन्न भाषाओं के, धर्मों के, जाति के लोग रहते हैं ना, आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करना, जैसे बेल्जियम में भी हुआ था। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है। यानी देश एक ही है पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार,
स्थानीय सरकार, ग्राम पंचायत, कई तरीके की सरकारें हैं यहाँ पर। और ये लोग जो होते हैं अपने देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन, अपने देश की सत्ता का बंटवारा करते हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। यहाँ पर केंद्र सरकार के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं और राज्य सरकार के पास कम अधिकार होते हैं। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। इस व्यवस्था में ऐसा नहीं कि भाई महाराष्ट्र अपना अधिकार क्षेत्र बना ले, पंजाब अपना बना ले, उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को बराबर अधिकार बांटे जाते हैं, ऐसा इस व्यवस्था में होता है। पर विशेष स्थिति में कोई ख़ास अगर सिचुएशन है तो उसमें किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार में बंटवारा होता है। हमने अमेरिका के उदाहरण से देखा कि वहाँ पर दो देश हैं, उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, वो दोनों साथ आए तो एक राष्ट्र बन गया। लेकिन वहाँ पर केंद्र सरकार के अधिकार अलग हैं और प्रांतीय सरकार या राज्य सरकारों के अधिकार अलग हैं। उनके अपने कायदे कानून हैं, वो एक दूसरे के लिए जवाबदेह नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये पहला तरीका संघीय व्यवस्था का। दूसरा संघीय व्यवस्था का तरीका क्या है कि एक देश अपने देश की विविधता को ध्यान में रखकर, जैसे भारत है, जैसे बेल्जियम है, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारी जातियों के लोग हैं यहाँ पर। तो अपने देश की विविधता को ध्यान में रख कर के सत्ता का बंटवारा किया जाता है। और यहाँ पर जो दूसरा तरीका है, यहाँ पर केंद्र सरकार के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं और केंद्र सरकारी हर राज्य सरकार में अपनी सत्ता का बंटवारा करती है, उनको अधिकारों का बंटवारा करती है। लेकिन किसी खास विशेष स्थिति में यहाँ पर क्या होता है कि किसी राज्य को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया संघवाद क्या है, फिर हमने उदाहरणों से देखा, श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरण से देखा, फिर हमने अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया के उदाहरण से देखा कि वहाँ पर कैसा चल रहा है सिस्टम। हमने अपने देश का बेल्जियम का देखा कि वहाँ पर हमारे यहाँ कैसा सिस्टम है। तो दोनों के हमें, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक होता है अधिकार क्षेत्र, अभी मैंने कहा ना राज्यों के अपने अधिकार क्षेत्र हैं, केंद्र के अपने अधिकार क्षेत्र। तो अधिकार क्षेत्र क्या होता है? ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, यानी कि लीगल राइट है किसी का। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। ये होता है अधिकार क्षेत्र, ठीक है ना। तो इसमें बेटा हमने सीख लिया है, हमने संघीय व्यवस्था की विशेषताएं भी देखी हैं। तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत, संघीय व्यवस्था या संघवाद ये एक ही चीज़ है। एक होता है एकात्मक शासन, एक होता है संघवाद या संघीय व्यवस्था। एकात्मक शासन में एक ही सरकार होती, जैसे श्रीलंका, सारे अधिकार उसके पास होते हैं। एक होती है संघवाद या संघीय व्यवस्था जिसमें अधिकारों का बंटवारा होता है, सत्ता का बंटवारा होता है। संघीय व्यवस्था में भी हमने दो तरीके देखे कि एक तो केंद्र के पास अपने अधिकार है, राज्यों के अपने अधिकार है, उनके अपने कायदे कानून है, जैसे अमेरिका में। दूसरा हमने देखा एक संघीय व्यवस्था का दूसरा तरीका ये है कि केंद्र सरकार के पास अधिकार होते हैं और वह अपने देश की विविधताओं को ध्यान में रख के सत्ता का बंटवारा करती है और इस तरीके से अपने देश को आगे चलाती है। हमने आज ये देखा। नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास में मिलेंगे तो हम आगे देखेंगे भारत में संघीय व्यवस्था किस तरीके से। तो हम भारत का देखेंगे। आधा चैप्टर हमने आज कर लिया, आधा चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि तुम सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होगे, हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे होगे। 10th क्लास है बेटा, माइंड में ये मत रखना कि बोर्ड नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम तो होगा, चाहे बोर्ड हो ना हो। पैंडमिक चल रहा है लेकिन हमें अपनी पढ़ाई वैसी करनी है, रेगुलर रहना है, पढ़ाई पर डेली ध्यान देना है, जो कुछ भी काम किया जा रहा है बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। अपना ध्यान रखना है, घर में रहना है, सेफ रहना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।